स्वागत है आप सब बच्चों का AS10 की क्लास में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चों जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 है, बेसिकली इसका नाम पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स था, बाद में इसका नाम बदलकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया, PPE जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉग्नाइज करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे कोई भी फिक्स एसेट्स, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लैंड, कोई भी एसेट्स अगर कंपनी एक्वायर करती है, परचेज करती है, तो किस तरह से इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेगी, कैसे बैलेंस शीट में दिखाएगी, किस अमाउंट पर दिखाएगी। तो इस AS10 में हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स एसेट्स, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन चार्जेस कैसे लगेंगे, किस तरह से एसेट्स का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये जो AS10 है फोकस्ड है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, जिसका अब नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी में आपका लैंड, बिल्डिंग, ये सब आ गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट आप जानते हैं, मशीन, इक्विपमेंट्स, प्लांट। तो ये पूरा का पूरा AS10 आधारित है बच्चों फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिएगा, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि इस AS का ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों इस AS का ऑब्जेक्टिव है फिक्स एसेट्स को ट्रीट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment। इसे लिखेंगे आप लोग कि AS10 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फिक्स एसेट्स का, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने भी आपसे कहा कि AS10 हमको बताता है कि कोई भी कंपनी जब किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करती है, परचेस करती है, तो किस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, पहले भी कई बार डिस्कस हुआ। रिकॉग्निशन का मतलब है कि जब तक कोई बात चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी जो बिजनेस है, जो कंपनी है, अगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बात नहीं है तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी चीज़ को रिकॉग्निशन कब मिलेगा, जब वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएगी। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी प्लांट को, अपने इक्विपमेंट को, इसका मतलब अपनी सारी फिक्स एसेट्स को किस तरह से लेखांकन उपचार उसका क्या होगा, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आएगी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है AS10 का, राइट। अब देखिए इसमें चार बातें देखिएगा आप। जी The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment। फोकस है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। किस पर फोकस है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? प्रॉपर्टी का, प्लांट का और इक्विपमेंट का, राइट। इस AS10 के प्रिंसिपल इश्यूज क्या हैं? AS10 किन चार बातों को डिस्कस करता है? प्रिंसिपल इश्यूज कौन सी खास बातें हैं जो AS10 में उठाई गई? देखिएगा, द प्रिंसिपल issues in accounting for property, plant and equipment are the, पहला देखिएगा, पहला प्रिंसिपल इशू are the recognition of the assets। बच्चों ये पहला प्रिंसिपल इशू है, मुख्य बात है जो AS10 में डिस्कस हुई कि किसी भी फिक्स एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स। रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से उसको लिखा जाएगा, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को, कैरिंग अमाउंट, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल इशू है। किस अमाउंट पे कंपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाएगी, बैलेंस शीट में दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये रिकॉग्निशन है। और अगर बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो रिकॉग्निशन तो मिल गया, अब किस अमाउंट पर दिखाएंगे, यह है मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्जेस।
किस मेथड से लगेगा डेप्रिसिएशन और कितने परसेंट चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्जेस, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, एन्युटी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। तो ये जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट्स के ऊपर और किस रेट से चार्ज होगा, ये डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल इशू है एस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। 3 मैंने आपसे डिस्कस करे। पहला रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स। मैं फिर एक बार बता दूं बच्चों कि रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि हम उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। हम किसी भी एसेट्स को बैलेंस शीट में कब दिखाते हैं, जब हमें उस एसेट से फ्यूचर में कैश फ्लो मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। जब एक फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस से जब एक एसेट्स हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करती है और वो हमको फ्यूचर में कैश का फ्लो देती है, इनफ्लो देती है, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगी फ्यूचर में, तो हम उसको बतौर एसेट्स के रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, राइट। तो फर्स्ट इश्यू था रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट, सेकंड था डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, के किस अमाउंट पे हम एसेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तीसरा था डेप्रिसिएशन चार्जेस, किस मेथड से लगाएंगे डेप्रिसिएशन और कितने परसेंट लगाएंगे डेप्रिसिएशन, चौथा और आखिरी एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, दिस इज फोर्थ। इम्पेयरमेंट लॉसेस, हम एसेट्स को 2-2 साल के अंतराल पे गैप पर उसके ऊपर AS 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जिसका नाम है इम्पेयरमेंट लॉस अप्लाई करते हैं। अगर इम्पेयरमेंट जब AS 28 हम अप्लाई करते हैं, ऐसे में जब एसेट्स का हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, तो जो AS 28 से हमने एसेट्स की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करी, अगर वो बुक वैल्यू से कम हो तो हम एसेट्स की वैल्यू को बुक वैल्यू से और नीचे लेकर आते हैं और इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट जिसको हमने कभी 10 लाख रुपए का खरीदा था, आज डेप्रिसिएशन लगते लगते हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 6 लाख की रह गई। हमने परचेस कितना का किस अमाउंट पे करा था, 10 लाख पर, और डेप्रिसिएशन लगते लगते उसकी वैल्यू कितनी बची, 6 लाख। 4 लाख से उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा। अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका बुक वैल्यू 6 लाख रुपए था, हमने उस पर AS 28 इम्पेयरमेंट लॉस अप्लाई करा, तो पता ही चला कि इम्पेयरमेंट AS 28 लगाने से जो एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट है वो रह गया 5,50,000। अब ये बताइए, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू 6 लाख है, जबकि AS 28 से रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 5,50,000, यानी कि 50,000 से एसेट्स की वैल्यू और कम हो रही है। तो हम एसेट्स को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ये डिस्कस किया गया AS 10 के अंदर, राइट। तो देखिएगा लास्ट में ये एक बार पैराग्राफ दोबारा देखिएगा। द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट are the recognition of the assets, number 2 the determination of their carrying amount, number 3 the depreciation charges, and number 4 the impairment losses to be recognized in relation to them means assets। तो रिलेशन जो एसेट से रिलेटेड रिकॉग्निशन है और जो ये 4 मुख्य बातें ये इस 10 में डिस्कस की गई, राइट बच्चों। अब देखिएगा इसके बाद स्कोप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका स्कोप। तो अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो ये डिस्कस करा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, AS 10 को बनाने का उद्देश्य था कि ये बताया जा सके कि कोई भी कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देगी। नंबर 2, जब कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को एक्वायर करेगी तो 4 प्रिंसिपल इश्यूज को डिस्कस किए गए AS 10 के अंदर। पहला प्रिंसिपल इशू था कि रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, सेकंड था डिटर्मिनेशन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स, थर्ड था डेप्रिसिएशन चार्जेस, और फोर्थ था बच्चों इम्पेयरमेंट लॉसेस। इसके बाद स्कोप। अब देखिए, स्कोप से मतलब है कि AS 10 कहां पर अप्लाई नहीं होगा या कहां पर अप्लाई होगा। स्कोप, द स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, नहीं अप्लाई होगा। कहां पर नहीं अप्लाई होगा? ए, बायोलॉजिकल एसेट्स। क्या होती हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, अभी डिस्कस करेंगे। ए, बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, देखिएगा। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होती है बच्चों? बायोलॉजिकल एसेट्स से मतलब है कि जब हम, देखिए इनमें डिफरेंस समझिएगा बायोलॉजिकल एसेट्स में और बियरर प्लांट में। जैसे हम कृषि करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जिन्हें हम लगाते हैं और जब वो उनका हम कल्टीवेशन का हार्वेस्टिंग होती है, जब उनको पूरे हो जाते हैं और हम उनको हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको ज़मीन से निकालते हैं और जो हमारा प्रोड्यूस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? ऐसे पौधे जिन्हें
उगाने के बाद ज़मीन से इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए ज़मीन से निकाला जाए, जिनके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए, बेसिकली वो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। बायोलॉजिकल एसेट से मतलब है जैसे आपने गेहूं बोया, चावल बोया, तो इसे गेहूं चावल की जो खेती होगी, जब इसकी हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई होगी तो क्या होगा, जो चावल गेहूं है इसके जो पौधे ने ज़मीन से निकाला जाएगा, इस प्रोड्यूस को, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए इसको ज़मीन से निकालकर इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, और दोबारा चावल या गेहूं चाहिए तो दोबारा से बीज डालना होगा, दोबारा से सिंचाई होगी, और सारी जो प्रोडक्शन प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो दोबारा से अप्लाई होगी। ऐसी एसेट्स को, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। इसमें लाइव एनिमल्स आते हैं, इसमें ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए ज़मीन से निकाला जाए। मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि गेहूं जब बोया जाता है, बीज डाला जाता है और उसमें सिंचाई होती है, उसकी पूरा उसकी एक्टिविटीज़, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के बाद जब ये पौधा, ये गेहूं पैदा हो जाता है तो उसको ज़मीन से निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि हर साल ये फसल होगी, हर साल काटी जाएगी, हर साल इस प्रोड्यूस को यूज़ किया जाएगा, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से कम है। तो इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स। ये इनकी लाइफ 1 साल से कम है, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं हैं। तो बायोलॉजिकल एसेट्स में एक तो लाइव एनिमल्स हैं, और बायोलॉजिकल एसेट्स में जो पेड़ पौधे वो हैं जिनको हम ज़मीन से बाहर निकालकर इस्तेमाल करते हैं, और दोबारा से अगर वो चाहिए तो दोबारा से बीज बोकर सब कुछ, सारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो सारी दोबारा से की जाती है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स, इनकी लाइफ 1 साल से कम है। रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये किससे संबंधित है, जो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कृषि की, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो इसके अलावा अब ये कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे, जो पौधे ऐसे हैं जिन्हें हर बार बोया जाता है और उनको ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल किया जाता है, उनके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं, वो तो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। लेकिन जो बियरर प्लांट हैं, अब ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं हैं, हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर, ये जो बियरर प्लांट हैं ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन, छोड़कर, क्या छोड़कर, अदर देन बियरर प्लांट्स। अब ये बियरर प्लांट क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, क्योंकि लाइफ 1 साल से कम है। लेकिन जो बियरर प्लांट हैं ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि लाइफ इनकी सालों साल हैं। बियरर प्लांट से मतलब है वो पेड़ जिन पर फल आते हैं, वो पेड़ जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें देते हैं। पेड़ को हम ज़मीन से नहीं निकालते, वो ज़मीन में लगा रहता है, सालों साल उसकी ज़िंदगी होती है। खाली उस पेड़ पर जो फ्रूट्स, जो फल आते हैं, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट तोड़ लेते हैं और पेड़ अपनी जगह रहता है। तो क्योंकि पेड़ की ज़िंदगी 1 साल से कई साल ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, और ये अलग है बायोलॉजिकल एसेट्स से। अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि गेहूं बोया, तो गेहूं की फसल को ज़मीन से निकालना होगा, दोबारा चाहिए तो दोबारा बीज बोकर सब कुछ बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, शुरुआत से दोबारा शुरू करना होगा। तो जो गेहूं है ये बायोलॉजिकल एसेट्स है, और जो आम का पेड़ है वो पेड़ ऐसे ही रहता है, उसमें हर साल आम आते हैं, आम को तोड़कर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, बेचा जाता है, और जो आम का पेड़ है वो अपनी जगह रहता है, उसकी लाइफ कई साल होती है, तो वो कहलाता है बियरर प्लांट। वो बियर करता है अपने पर फ्रूट्स को। जो बियरर प्लांट है लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स है, और जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं लाइफ 1 साल से कम है, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स बट इट डज नॉट, ये जो AS10 है ये अप्लाई तो होता है बियरर प्लांट पर, कि बियरर प्लांट फिक्स्ड एसेट्स है, बट इट डज नॉट अप्लाई, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता टू द प्रोड्यूस, उन फ्रूट्स के लिए, उन फलों के लिए जो उस पेड़ पर आते हैं, क्योंकि वो फल उसी साल तोड़कर फिर उसका दोबारा से वो फल अगले साल दोबारा फिर आएंगे। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से मतलब है आम के पेड़ पर जो आम है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। ऑब्वियस है, हर साल जब पेड़ पर फ्रूट्स आएंगे तो उस ट्री के जो फ्रूट्स होंगे उनको तोड़ लिया जाएगा, अगले साल फिर उस पर फ्रूट्स आएंगे। तो जो आम का पेड़ है, वो जो आम का पेड़ है वो बियरर प्लांट है, वो फिक्स्ड एसेट से लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। लेकिन उस आम के पेड़ पर जो आम आए उन्हें हर साल तोड़ा जाता है, वो कहलाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और वो तो एक कंज्यूमेबल आइटम है, इसलिए वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। तो यहाँ पर AS10 ने कहा कि दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू बियरर प्लांट बट इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट, लेकिन उस बियरर प्लांट पर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, वेस्टिंग एसेट्स यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज
इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सप्लोरेशन फॉर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। ये कह रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये रीजनरेटिव नहीं होते, तो स्केर्स हैं। जितने भी प्राकृतिक साधन हैं वो एक लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। तो क्योंकि उनकी लाइफ वो बढ़ेंगे नहीं आगे दोबारा से, इसलिए वो AS10 से बाहर रखे गए। सभी मिनरल ऑयल, गैसेस, नेचुरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, क्योंकि ये दोबारा से जनरेट नहीं होंगे तो इनकी लाइफ जितना हम कंज्यूम कर लेंगे उतने खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये फिक्स एसेट से अलग रखेगा, ये AS10 का पार्ट नहीं है। हमने क्या डिस्कस करा इन सब पैराग्राफ्स में? हमने पॉइंट ए में डिस्कस करा कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स है बच्चों, बायोलॉजिकल एसेट्स वो ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिसमें हम पौधे को ज़मीन से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अगर दोबारा चाहिए दोबारा बीज बो और सारी प्रक्रिया दोबारा करो। तो जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स नहीं है। लेकिन जो बेयरर प्लांट हैं वो पेड़ अपनी जगह रहते हैं, उन पे अमरूद, सेब, जो फल है ये हर साल आते हैं। हर साल हम उन प्रोड्यूस को तोड़ते हैं और कंज्यूम करते हैं, और ये जो पेड़ हैं ये लगे रहते हैं। तो ये बेयरर प्लांट हैं, ये खाली बेयर करते हैं अपने ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन जो पेड़ है क्योंकि वो सालों साल लगा हुआ है तो वो फिक्स एसेट्स है। बेयरर प्लांट फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, PPE का पार्ट है। सेकंड में हमने डिस्कस करा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओर्स हैं, ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, ये रीजनरेटिव नहीं है, स्केर्स हैं, जितना यूज़ करो उतने ख़त्म हो गए, तो ये भी फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं है, एक्सेप्शंस में है। इसके बाद देखिएगा, However, this standard applies to property, plant and equipment। ये जो AS10 है ये अप्लाई होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट पर। However, this standard applies to property, plant and equipment used, वो मशीन, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, वो प्लांट, वो इक्विपमेंट जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? देखिएगा, However, this standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in A and B above। ये जो देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। हमने जैसे कहा कि बायोलॉजिकल एसेट्स PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट्स क्योंकि वन टाइम यूज है, 1 साल से कम लाइफ है, इसलिए ये फिक्स एसेट्स नहीं है। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं इनको उगाने के लिए पौधे को, ये जो जब हम बीज बोते हैं उसकी सिंचाई के लिए ट्रैक्टर का यूज होगा। तो ट्रैक्टर क्या है डियर? उसकी लाइफ तो ट्रैक्टर की बहुत साल है, वो तो एक एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, जो A और B हमने ऊपर मेंशन करा, माना कि ये फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं है। लेकिन जो प्लांट, जो मशीन, हम इन A और B की कैटेगरी में जिन इन एसेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिन प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, वो फिक्स एसेट्स हैं। देखिएगा, However, this standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in A and B above। खेती कैसे होगी? ट्रैक्टर से होगी और दूसरे इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे। तो जो बायोलॉजिकल एसेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिन एसेट्स का यूज करेंगे, खेती करने के लिए जिन एसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब के सब फिक्स एसेट्स हैं, राइट। तो ये था इसका स्कोप। इससे अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा बच्चों? AS10 का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और अब उसका स्कोप क्या है। आगे देखिएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। ऑब्वियस है, PPE मैंने आपसे कई बार कहा भी कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो AS10 है, इसका नाम पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स था। अब देखिएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है क्या? बेसिकली ये टेंजिबल एसेट्स है। कौन से एसेट्स हैं? ये टेंजिबल एसेट्स हैं। और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड। हम कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्या है? ये टेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। बायोलॉजिकल एसेट्स को क्यों नहीं रखा गया PPE में? क्योंकि 1 साल से कम लाइफ है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम जिन पौधों को बोते हैं, हम जिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की खेती करते हैं, उनको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, कंज्यूम कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल एसेट्स PPE का पार्ट नहीं है। PPE में किसको रखा जाएगा? जिस एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज, जिन्हें रखा जाता है फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए, इन द
प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। वो सारी एसेट्स, देखिएगा, वो सारी एसेट जिनको रखा जाता है इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, जब अगर हम दो तरह के काम करते हैं, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, या तो हम गुड्स इंडस्ट्री में हैं या फिर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम अगर गुड्स इंडस्ट्री में हम माल बनाकर बेचते हैं तो हम वहां पर मशीन्स यूज करेंगे, प्लांट यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे और व्हीकल यूज करेंगे। तो ये जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ये सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है। ये सालों साल कंपनी यूज करेगी। तो हमने क्या कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम्स हैं दैट आर हेल्ड, जिनको रखा जाता है फॉर यूज, इस्तेमाल करने के लिए। कहां पर इस्तेमाल करने के लिए, कहां पर यूज करेंगे? इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। हम माल प्रोड्यूस करेंगे मशीनों से, तो मशीनें फिक्स एसेट्स हैं, और गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद सप्लाई करेंगे कैसे? व्हीकल से, तो व्हीकल हमारी फिक्स एसेट्स हैं। और सर्विसेज, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर हम कैब फैसिलिटी देते हैं, तो जो हमने कैब के लिए जो कार परचेस करी है वो फिक्स एसेट्स हैं। हम गुड्स इंडस्ट्री में, तो माल प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसे मशीन परचेस करेंगे, वो फिक्स एसेट्स है। माल को बनाकर सप्लाई करने के लिए व्हीकल यूज करेंगे, वो फिक्स एसेट्स है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वहां पर हम एसेट्स को यूज करते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम एसेट्स को परचेस कर रेंटल फॉर अदर्स, दूसरों को किराए पर दे दें, तो वो भी हमारी एसेट्स हैं। या हम एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिस में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। तो चार बातें देखिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स, ये वो टेंजिबल आइटम्स हैं, टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं। ए आर हेल्ड, जिनको रखा गया है, कहां, किसके लिए? फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए। कहां पर? इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दूसरों को किराए पर देने के लिए, अपने ऑफिस में यूज करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को सप्लाई करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जिन एसेट्स का, जिन टेंजिबल आइटम्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि फिक्स एसेट्स, और इनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। देखिए पॉइंट 2, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड to be used during more than 12 months, more than a period of 12 months। किन्हें कहते हैं हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स? कौन सी हैं टेंजिबल आइटम्स? किनको लाएंगे हम पीपीई के अंदर? दैट आर एक्सपेक्टेड, जिनसे हम उम्मीद करते हैं क्या? टू बी यूज्ड, हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा के लिए, यानी कि लाइफ 1 साल से ज्यादा है, इसलिए ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। बच्चों क्लियर है सारा ये? तो दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, राइट? चलो यहां तक नोट कर लिया आपने। तो हमने भी क्या क्या डिस्कस करा? हमने डिस्कस करा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है। इस पॉइंट में हमने डिस्कस करा बच्चों कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो एसेट्स हैं जिनको हम 12 महीने से ज्यादा यूज करते हैं। और कहां पर यूज करते हैं? प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स की सप्लाई में, सर्विसेज के प्रोविजन में, और कहां पर यूज करेंगे हम इनको यूज करेंगे रेंटल टू अदर्स, दूसरों को किराए पर देने के लिए, और अपने ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। और लाइफ कैसी है? 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, ये सारा डिस्कस हुआ। बायोलॉजिकल एसेट्स फिक्स एसेट्स नहीं है, लाइफ 1 साल से कम है। बेयर प्लांट, जिन पर फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स हम तोड़ लेते हैं लेकिन पेड़ अपनी जगह रहता है, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, इसलिए फिक्स एसेट्स है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, और डेप्रिसिएशन चार्जेस और इम्पेयरमेंट लॉस, ये ऑब्जेक्टिव था, राइट? और एसेट्स कौन सी हैं? पीपीई में कौन आएंगी? जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होगी। यहां तक बच्चों सारा क्लियर है? आगे देखिएगा बच्चों, अब डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ ऐसी टर्म्स जो AS10 में यूज हुई हैं। देखिए पहला, फर्स्ट टर्म इज बायोलॉजिकल एसेट्स। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। प्लांट कौन से? जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं, जिनको हम बोते हैं, उगाते हैं, और उनका फिर हार्वेस्टिंग, उनकी कटाई होती है। बायोलॉजिकल एसेट्स बहुत बार डिस्कस हुआ अभी तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स क्या है? एक लिविंग एनिमल है, और क्या है? और इसके अलावा प्लांट है। कौन से प्लांट? जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, जिन्हें हम बोते हैं, उगाते हैं, और उनका
हार्वेस्टिंग, उनकी कटाई कर लेते हैं और 1 साल के अंदर ही उसको हम उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, राइट। सेकेंड टर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आप सब बच्चे जानते हैं, बीज का बोना, उसकी सिंचाई करना, उसका पूरा एक उसके प्रोसेस को अप्लाई करना कि वो बीज पौधा बन जाए। इस पूरे बीज के बोने से लेकर उसके पौधा बनाने तक की जो सारी क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कहलाती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, राइट। देखिएगा बच्चों, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज, ये एक मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस है कंपनी के द्वारा ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये? देखिएगा, बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट, ये एक प्रक्रिया है बाय एन एंटरप्राइज, एक कंपनी के द्वारा, ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बीज को पौधा बनाया जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बीज से पौधा बनना ट्रांसफॉर्मेशन है किसका? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड हार्वेस्ट, और उसकी भी कटाई करना, किसकी कटाई करना? किसको जमीन से निकालना इस्तेमाल करने के लिए? बायोलॉजिकल एसेट्स को। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहां से शुरू होती है? बीज के बोने से। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होती है, उसकी सिंचाई होती है और उस बीज को पौधा बनाया जाता है और उसके बाद उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। ये सारी एक्टिविटी, बीज से लेकर पौधा बनाकर उसकी कटाई करना, ये कहलाता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर कटाई करने के बाद जब फसल को काट लिया जाएगा तो क्या होगा? उसे बेचा जाएगा या फिर उसको, हाँ, फॉर सेल, बेचने के लिए। और कन्वर्जन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को दोबारा डिफाइन करा, क्या है? फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बीज को बोकर उसकी सिंचाई कर कर, पूरी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो कर कर जब पौधा बन जाएगा तो उसे बेचा जाएगा। या ये कहेंगे कि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जिसे हमने बीज को पौधे में कन्वर्ट करा, बीज से गेहूं पैदा करा, तो बीज से गेहूं पैदा होना क्या है? ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो गेहूं है। और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, राइट। देखिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? ये कि मैनेजमेंट है। किसका मैनेजमेंट है? कंपनी का। किस चीज को लेकर? बीज को बोकर उसका पौधा बनाकर उसकी कटाई करना, यानी कि एक बीज को ट्रांसफॉर्म कर देना पौधे में, एक प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, राइट। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स और ये बेसिकली है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। थर्ड डेफिनेशन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जैसे हमने डिस्कस करा कि बीज बोकर गेहूं पैदा करा, तो जो गेहूं है, जो चावल है, ये क्या है? बेसिकली ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। कैसे हुआ? ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। और ये क्या है? ये सब के सब बच्चों बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ये हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, काटा गया, जमीन से निकाला गया प्रोडक्ट है। किसका? बायोलॉजिकल एसेट्स का, ऑफ द एंटरप्राइज, कंपनी की। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? बायोलॉजिकल एसेट्स का। यानी कि आपने बीज बोया था, बाद में गेहूं पैदा हुआ, गेहूं को क्या कहेंगे आप? ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। और ये कैसे हुआ? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, राइट। और ये हैं क्या? ये बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। बच्चों, इन तीनों को मिलाकर देखिए, आप इन तीनों को मिलाकर देखिए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किससे पैदा हुआ? ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किससे पैदा हुआ? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने से प्रोड्यूस पैदा हुआ और ये प्रोड्यूस क्या है? बेसिकली ये बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, राइट। तो ये तीन डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस करी, बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट। इसके बाद इसके आगे की डेफिनेशन, इसको आपको कॉपी करना है, गूगल ड्राइव पर ये नोट्स आपको मिलेंगे। चलिए, इसके बाद फोर्थ डेफिनेशन देखिएगा। फोर्थ डेफिनेशन, बियरर प्लांट। सबको मालूम है बियरर प्लांट, अभी हमने कई बार डिस्कस करा। देखिएगा, बियरर प्लांट, बियरर प्लांट वो पेड़ जिन पर फ्रूट्स, जिन पर फल आते हैं, फल हम तोड़ लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बेचते हैं। तो जो पेड़ पर फल आए हैं, बेसिकली ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। और जो पेड़ है वो खुद क्या है? वो बियरर प्लांट है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है
उस पेड़ पर जो फल आए, वो जो फ्रूट्स हैं, वो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स पीपीई का पार्ट नहीं है। लेकिन जो पेड़ है उसकी लाइफ सालों साल है, तो वो पेड़ बेयरर प्लांट कहलाता है और वो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है। देखिएगा, बेयरर प्लांट इज अ प्लांट, ये वो प्लांट है दैट ए। अब इसके फीचर देखिएगा, बेयरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। समझिए इसको जरा प्लीज। बेयरर प्लांट वो प्लांट है जो इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन में। बेयरर प्लांट वो प्लांट है जिसका इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन में और सप्लाई में। किसके? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से मतलब है, जो मैं एग्जांपल बार बार ले रहा हूं, मैंगो, आम का पेड़। तो आम के पेड़ का इस्तेमाल क्या होगा? आम के पेड़ का इस्तेमाल होगा कि हमारा प्रोड्यूस किया जाएगा क्या? आम प्रोड्यूस होंगे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब है प्रोडक्ट, यानी कि आम, मैंगोज। अभी जो मैंगो है, जो इसका ट्री है, वो बेयरर प्लांट है। तो आम के पेड़ पर जो आम के पेड़ का इस्तेमाल होगा वो प्रोडक्शन में होगा और सप्लाई में होगा। किसके सप्लाई और प्रोडक्शन में? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी कि आम के। तो कोई भी फ्रूट प्लांट है तो प्लांट बेयरर प्लांट है, जो फ्रूट से वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। ये कह रहे हैं, इसको हम कहेंगे बेयरर प्लांट। और सेकंड फीचर क्या है? इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस। इज, और हम बेयरर प्लांट उस प्लांट को कहेंगे जिससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। के ये जो पेड़ है इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। हर साल, कई साल, सालों साल इस पर फ्रूट्स आते रहेंगे। हम उस फ्रूट्स को तोड़ते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे। ये पेड़ अपनी जगह रहेगा। तो हम बेयरर प्लांट से मतलब एक ऐसा प्लांट जो हमको 12 महीने से ज्यादा सेवाएं देगा। 12 महीने से ज्यादा यानी कि लाइफ 1 साल से ज्यादा, और लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा है इसलिए तो वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो क्या है बेयरर प्लांट? हम बेयरर प्लांट से ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें देगा फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा की पीरियड के लिए, तभी वो फिक्स्ड एसेट्स है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड। बहुत कम चांसेस हैं कि इसको हम बेचेंगे, क्योंकि बेयरर प्लांट तभी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होगा जब हमारे पास ये 1 साल से ज्यादा के लिए रहे। तो बहुत, देखो, रिमोट का मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं। किस बात के? ऑफ बीइंग सोल्ड, कि इस प्लांट को हम बेचेंगे। अरे भाई, अगर हम प्लांट 1 साल से कम में बेच देंगे तो फिर वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स कहां हुआ? बेयरर प्लांट कब होगा फिक्स्ड एसेट्स? जब उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा के लिए होगी। हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बहुत कम चांसेस हैं कि बतौर हम उसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बेच देंगे। हां, एक्सेप्ट, उस केस को छोड़कर, फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। जब वो पेड़ बूढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल उसकी लाइफ कई साल गुजर चुकी होगी, खराब हो चुका होगा, तब उसको हम बतौर स्क्रैप मानकर कि ये डैमेज है, खराब है, कई साल, 15-20 साल इस्तेमाल करने के बाद उस पेड़ को ये मान करके इस पर फल नहीं आते और ये बूढ़ा हो चुका है, पेड़ खराब हो चुका है, तब हम उसकी सेल कर देते हैं, स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप सेल्स करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि पेड़ जब हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहा है तो हम उसको नहीं बेचेंगे। ये फीचर है, इसी को हम कहेंगे बेयरर प्लांट। 3 फीचर देखिएगा। पहला कि हम बेयरर प्लांट को यूज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में और उसको सप्लाई करने में। दूसरा, जो बेयरर प्लांट है उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। तीसरा, हम बेयरर प्लांट को आमतौर पे सेल नहीं करते बल्कि उनको इस्तेमाल करते हैं सालों साल। हम ईयर बाय ईयर, सालों साल उससे फ्रूट्स लेते रहते हैं। हाँ, जब वो बिल्कुल खराब हो जाता है पेड़, तब हम उसे ये मान करके अभी डैमेज है, ये स्क्रैप है, खराब हो चुका है, तब उसको हम बेच देते हैं। ठीक है डियर, क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, द फॉलोइंग आर नॉट द बेयरर प्लांट। अब इसका एक्सेप्शन देखिएगा, जिसे भी हमने डिस्कस करा कि बेयरर प्लांट्स क्या होते हैं, हम डिस्कस करेंगे बेयरर प्लांट में किन प्लांट को नहीं रखा जाएगा। देखिएगा, द फॉलोइंग आर नॉट द बेयरर प्लांट्स। द फॉलोइंग आर नॉट द बेयरर प्लांट। नंबर 1, किसको हम बेयरर प्लांट नहीं कहेंगे और पीपीई में नहीं रखेंगे? देखिएगा, प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओहो, प्लांट हमने रखा ही खरीदा ही बेचने के लिए था। प्लांट कल्टीवेटेड, प्लांट को कल्टीवेट किया गया, उगाया गया, बड़ा किया गया, टू बी हार्वेस्टेड, उसे फिर काटा गया। बेसिकली फिर ये तो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं।
प्लांट को इस पर्पस से उगाना और उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करना एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे हम इसका बिजनेस करते हैं, यही हमारे लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। पेड़ को इस पर्पस से, पेड़ पौधे को पेड़ बनाना इस मकसद से, इस इंटेंशन से, इस पर्पस से कि हम इसे फिर काट कर बेच देंगे, वुड के तौर पर लकड़ी इसकी बेच देंगे, तो ये फिर पूरा पेड़ ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। अगर कोई पेड़ इसलिए लगा रहा है कि वो बहुत, उसकी जो लकड़ी है, उसकी जो वुड है वो इस्तेमाल होती है, बड़ी कॉस्टली बिकती है, तो पेड़ को लगाने का पर्पस अगर उसको बेचना ही है, उस पूरे पेड़ को ही काट के बेचना है, तो फिर वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर वो बियरर प्लांट नहीं है। हम पेड़ से फल लेते रहे सालों साल तो वो बियरर प्लांट है, लेकिन अगर हम पेड़ को लगा रहे हैं इस पर्पस से कि इसको काट के पूरा पेड़ ही बेच देंगे, तब तो वो पूरा का पूरा पेड़, भाई आम के पेड़ पे जो आम आ रहा है वो आम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन आम का पेड़ बियरर प्लांट है। लेकिन अगर हम कोई पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि पूरा पेड़ ही हमें बेचना है, तो ये तो पूरा का पूरा पेड़ ही, पूरा का पूरा ट्री ही हमारे लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तब ये बियरर प्लांट नहीं होगा। देखिएगा, प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट, प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्लांट को लगाया गया कि उससे हमें फल सब्जियां मिलेंगी, राइट, इज मोर देन when there is more than a remote likelihood that, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce। पेड़ को लगाया गया, पौधे को, प्लांट को लगाया गया, प्लांट इसलिए लगा कि इससे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेंगे, तब तक तो ये बियरर प्लांट है। अभी जो मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि एक प्लांट का लगाना और इस पर्पस से लगाना है कि प्लांट जो हमने लगाया इससे जो हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलेगा, जो फल सब्जियां मिलेंगी वो हम बेचेंगे, यहां तक तो ठीक है, ये तो बियरर प्लांट है। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि जिस प्लांट को हमने लगाया इससे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलेगा जब वो बेचेंगे, तो इस प्लांट को भी हाथ का काट के बेच देंगे। हम प्लांट से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलेगा वो बेचेंगे, प्लांट भी हाथ के हाथ बेच देंगे, पूरा प्लांट, पूरे फ्रूट सब एक साथ बेच देंगे, तो फिर ये बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि हमको इससे जो फल और सब्जियां मिली बस वो लाइफ में एक बार मिली। हमने देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, प्लांट कल्टिवेटेड, प्लांट को इसलिए लगाया गया, तो किस लिए, टू प्रोड्यूस, क्या हम इस प्लांट से प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो चीज हम उत्पाद करेंगे, जिस चीज का हम एग्रीकल्चर करेंगे, जो हम बोएंगे उससे हमें जो फल या सब्जियां मिलेंगी उससे हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमने प्लांट का कल्टीवेशन करा, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और व्हेन देयर इज मोर देन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, किस बात के, अ रिमोट लाइक्लीहुड, किस बात के, बहुत चांसेस हैं कि दैट द एंटिटी के कंपनी विल ऑल्सो हार्वेस्ट, वो कंपनी काट देगी, क्या काट देगी, उस प्लांट को, एंड सेल द प्लांट एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्लांट को भी बतौर एक उत्पादन के, एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मानकर प्लांट को भी हाथ के हाथ बेच दिया जाएगा। फल भी गए, सब्जियां भी गई, प्लांट भी गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा, प्लांट भी बेच दिया, फिर ये बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि ये इसकी लाइफ एक साल से कम हो गई, प्लांट बना और हमने उसको सेल कर दिया, प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ प्लांट भी बेच दिया, तो ये अब हमारे लिए बियरर प्लांट नहीं है। इसकी सेवाएं हमें एक साल के लिए मिली, एक साल से ज्यादा इसकी लाइफ हमारे साथ नहीं है, तो ये बियरर प्लांट नहीं होगा। तीसरा बच्चों, एनुअल क्रॉप्स, जो हर साल फसल पैदा होती है, हर साल फसल बनती है, बढ़ती है और फसल को काट के बेच दिया जाता है, तो जो एनुअल क्रॉप्स है, जो सालाना फसल है, ये इसकी लाइफ एक साल और उससे कम है, इसलिए ये बियरर प्लांट नहीं कहलाएगा। नोट, व्हेन बियरर प्लांट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड टू बियर, व्हेन बियरर प्लांट्स, जब पेड़ इस लायक नहीं रहते कि वो आपको और फल सब्जियां दे पाएं, when bearer plants are no longer used to bear produce, जब पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं और उन पर फल आने बंद हो जाते हैं या कम आते हैं या खराब आते हैं, पेड़ बहुत पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उस केस में दे माइट बी कट डाउन, तब उन्हें काट दिया जाता है, उन पेड़ों को काट कर, एंड सोल्ड एज स्क्रैप, और उसे बतौर स्क्रैप के, खराब हो गया, खत्म हो गया, तो उसको बेच दिया जाता है, उस पेड़ को काटकर बेच दिया जाता है, क्योंकि अब वो आगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये एक अलग बात थी। इसके बाद एक अलग पॉइंट है ये,
वंस एन आइटम, जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पहली बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक अलग पॉइंट है। बेसिकली दो नोट थे, ये नोट अलग है, यहां पर ये खत्म हो गया। ये फर्स्ट नोट था और अब ये सेकंड नोट है। क्या? वंस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वंस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट, जब हम पहली बार किसी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो किस पे करते हैं? इट विल बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। हम एसेट्स को पहली बार जब मेजर करते हैं, जब हम कोई भी कंपनी पहली बार किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करती है, तो पहली बार उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉग्नाइज करेगी वो करेगी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। बच्चों यहां तक सारी बात क्लियर है? तो ये डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमने डिस्कस क्या करा, लास्ट पॉइंट क्या था कि व्हाट आर द बेयरर प्लांट्स एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ बेयरर प्लांट्स। बेयरर प्लांट्स विल इंक्लूड, और ये था बेयरर प्लांट्स विल नॉट इंक्लूड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन ऑफ 5, और वो है कैरिंग अमाउंट। बच्चों कैरिंग अमाउंट आप सब बच्चे जानते हैं, कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को। हम जब किसी एसेट्स को पहली बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आते हैं, कोई एसेट्स हमने अभी पहली बार एक नई एसेट्स परचेज करी, फर्स्ट टाइम हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं तो कॉस्ट पे दिखाएंगे। एस 10 कहता है कि इनिशियली एसेट्स को रिकॉग्नाइज करो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, लेकिन बाद में हम उसे कैरी किस पर करेंगे? कैरिंग अमाउंट मतलब कैरी किस पर करेंगे? बुक वैल्यू पर। बच्चों कॉस्ट में और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है? जब हम एसेट्स की कॉस्ट में से उसका टोटल, जितने टाइम्स हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं, जब हमने एसेट्स को परचेज करा था वहां से लेकर आज तक जितना भी उस पर टोटल डेप्रिसिएशन है, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू एक ही बात है, और कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू का मतलब है कि एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी पूरी लाइफ के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, और अगर उस एसेट्स पर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो उस एक्यूमुलेटेड मींस टोटल, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को भी माइनस कर दो। तो बच्चों एसेट्स की कॉस्ट में से उसका टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल इंपेयरमेंट लॉस को घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट। देखिएगा, इट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड। ये वो अमाउंट है जिस पर एसेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिडक्टिंग, घटाने के बाद क्या? एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट में से बच्चों, एसेट्स की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसमें से उसका टोटल डेप्रिसिएशन और टोटल इंपेयरमेंट लॉस घटाने के बाद जो बचेगा वो उसका कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कॉस्ट। आप किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, किसी एसेट्स को पाने के लिए जो भी आप कैश पे करोगे ये इसकी कॉस्ट कहलाएगी। एसेट्स को खरीदा, जो प्राइस पे करा वो परचेस प्राइस है। एसेट्स को टेम्पो में लोड करा फैक्ट्री तक लाने के लिए, उस पर लेबर को पे करा लोडिंग चार्जेस, ट्रक वाले को या टेम्पो वाले को पे करा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर एसेट्स को लेकर आया फैक्ट्री में, ट्रक से नीचे, टेम्पो से एसेट्स को नीचे उतरवाया, लेबर से उनको पे करा अनलोडिंग चार्जेस। ये सारे एक्सपेंसेस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे। और अगर आपने एसेट्स को कैश के बदले में नहीं खरीदा, आपने एसेट्स को पाने के लिए कुछ और दिया है, कोई और कंसिडरेशन है, बदले में जो दिया वो कैश के अलावा किसी और फॉर्म में है, जैसे मान लो कंपनी ने कोई एसेट्स एक्वायर करी और बदले में अपने इक्विटी शेयर्स दे दिए, या एसेट्स को परचेस करने के लिए डिबेंचर्स इशू कर दिए, या एसेट्स को किसी पुरानी एसेट से रिप्लेस किया गया है, पुरानी एसेट्स दिया, कुछ कैश पे करा और नई एसेट्स एक्वायर करी, तो ये सब जो कंसिडरेशन है अदर देन कैश, इनकी जो भी वैल्यू है वही उस एसेट्स की कॉस्ट होगी। देखिएगा, कॉस्ट इज द अमाउंट, कॉस्ट वो अमाउंट है ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, या तो आपने कैश दिया होगा या कैश के इक्विवेलेंट्स कुछ और दिया होगा, पेड जो आपने पे करा, और या फिर या तो आपने कैश पे करा, या फिर क्या अगर आपने कैश नहीं पे करा, अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किसी और फॉर्म में कंसीडरेशन दिया है, तो जो जिस फॉर्म में आपने कंसीडरेशन दिया है उसकी जो फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसीडरेशन गिवन, जो दिया है आपने टू एक्वायर, पाने के लिए उस एसेट्स को एट द टाइम ऑफ
इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। एसेट्स को पाने के लिए जो भी आपने कैश इक्विवेलेंट दिया, चेक दिया या किसी और फॉर्म में दिया या किसी और कंसीडरेशन, जो एसेट्स को पाने के लिए जो कंसीडरेशन दिया वो किसी और फॉर्म में है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही इस एसेट्स की कॉस्ट होगी, राइट। तो ये थी दो डेफिनेशन, कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट। कॉस्ट में एक बार दोबारा बता दूं बच्चों कि एसेट्स को पाने के लिए जो कैश पे करा वो एसेट्स की कॉस्ट है। अगर आपने कैश नहीं पे करा, कंसिडरेशन किसी और फॉर्म में दिया है, शेयर्स या डिवेंचर्स या कोई और एसेट्स, तो उसकी जो फेयर वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, वो इस नई एसेट्स की फेयर वैल्यू और इसकी कॉस्ट होगी, राइट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है, ये देखिएगा 3 डेफिनेशन। 7th, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट से मतलब है कि एसेट्स की वो कॉस्ट जहां तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि हमने एसेट्स परचेस करी 10 लाख रुपए की, और जहां से एसेट्स हमने एक्वायर करी है, परचेस करी है 10 लाख की, वहां पर हमने पूछा कि इसकी लाइफ कितनी है, तो हमें बताया कि इसकी लाइफ 10 साल है। फिर हमने जो एसेट्स परचेस करी, जिस मैन्युफैक्चरर से एसेट्स का जो सेलर है, हमने उससे जब एसेट्स को खरीदा, हमने उसका लाइफ पूछा, उसने कहा लाइफ इसकी 10 साल है। हमने पूछा ये बताओ कि जो एसेट्स है 10 साल बाद ये बिल्कुल बेकार जीरो हो जाएगी, या 10 साल बाद जब हम इसे कबाड़े में बेचेंगे तो कुछ अमाउंट हमें रियलाइज होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं रेजुरल वैल्यू की और स्क्रैप वैल्यू की। तो जो एसेट्स का उस मशीन का जो मैन्युफैक्चरर था जिससे हम मशीन खरीद रहे थे, उसने हमसे कहा कि देखो भाई, ये मशीन तुम जब लेके जाओगे और अगर तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो 10 साल ये मशीन तुम्हारा साथ देगी, और 10 साल बाद भी ये एकदम से जीरो नहीं होगी। 10 साल बाद जब तुम इसे कबाड़ में बेचोगे, इसमें इतना आयरन, इतना लोहा, इतना कॉपर है कि ये 10 साल बाद भी तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए दे देगी। इसका मतलब हम एसेट्स को 10 लाख में एक्वायर कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, 10 साल इसे यूज करेंगे और 10 साल बाद भी ये कबाड़ में 1 लाख की बिक जाएगी। अब 10 लाख रुपए की एसेट्स को हमने एक्वायर करा, परचेस करा, ये इसकी कॉस्ट है। हम जब 10 साल बाद इसको बेचेंगे तो 1 लाख रुपए हमको मिल जाएगा, राइट। तो अब ये बताओ कि 10 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 1 लाख इसकी स्क्रैप वैल्यू है। हम कहां तक लगाएं डेप्रिसिएशन? हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इतना कि इतना अमाउंट हमारे पास आ जाए कि स्क्रैप वैल्यू को मिला के हम नई एसेट्स को परचेस कर सकें। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए की होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख की कॉस्ट में से 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो बचेगा 9 लाख, इसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। हम इतना डेप्रिसिएशन लगाएं इस एसेट्स के ऊपर कि 10 साल में 9 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, और जब 10 साल में 9 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा तो 10 साल बाद जब हम इस एसेट्स को कबाड़ में बेचेंगे, 1 लाख वहां से आएगा, 9 लाख और 1 लाख मिला के 10 लाख में एक नई एसेट्स परचेस कर लेंगे। तो बच्चों, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है एसेट्स की कॉस्ट माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू। हम एसेट्स की टोटल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम पहले इसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं और जो बचता है उसको ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, वो कहलाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट। आज एसेट्स 10 लाख के लिए है, 10 साल बाद हमें दोबारा 10 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख तो एसेट्स को बेचकर आ जाएगा ना, तो हमें 9 लाख चाहिए, तो हम डेप्रिसिएशन 9 लाख का लगाएंगे ताकि 9 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा हो जाए और एसेट्स को बेच के 1 लाख और आए और हम 10 लाख में एक नई एसेट्स को परचेस कर लें, राइट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, इट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ये एसेट्स की कॉस्ट है, देखिएगा ये एसेट्स की कॉस्ट है जिसमें से हम लेस करेंगे क्या, इट्स रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। ये कैंसिल कर दीजिए इतना। डेप्रिशिएबल अमाउंट, बस इतनी डेफिनेशन याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी, डेप्रिशिएबल अमाउंट इट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ये एसेट्स की कॉस्ट है जिसमें से लेस करेंगे क्या, रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट का लगेगा। तो 10 लाख के एसेट्स का अगर स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है तो हम डेप्रिसिएशन 9 लाख तक लगाएंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन है 8th, डेप्रिसिएशन। सबको मालूम है डेप्रिसिएशन क्या है। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया डेप्रिशिएबल अमाउंट में कि 10 लाख रुपए की एसेट से जिसकी 10 साल लाइफ है और 10 साल बाद जिसकी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, वो 1 लाख हटाओ, बचा 9 लाख की डेप्रिशिएबल अमाउंट है। इस 9 लाख को आपको इकट्ठा करना है अगले 10 साल में। कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, बचा 9 लाख और लाइफ है 10 साल, तो 9 लाख को 10 साल से डिवाइड कर दो। हर साल आपको 90,000 का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ये मैंने डिस्कस करा आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चों, डेप्रिसिएशन से हमारा मतलब है कि जो एसेट्स की कॉस्ट है उसका सिस्टमैटिक एलोकेशन।
एसेट्स की कॉस्ट का या डेप्रिशिएबल अमाउंट का सिस्टमैटिक एलोकेशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो एसेट्स आपने परचेस करी उसकी कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको डिवाइड करो एसेट्स की लाइफ से और इक्वल अमाउंट उसकी लाइफ पर स्प्रेड ओवर कर दो। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। 10 lakhs माइनस 1 lakh अपॉन 10 years। फॉर्मूला मालूम है आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो क्या होगा अगर हम डिस्कस करें डेप्रिसिएशन, तो ये क्या होगा, 10 लाख एसेट्स की कॉस्ट है, ठीक है, और माइनस कर दो इसमें से स्क्रैप वैल्यू 1 लाख और डिवाइड कर दो 10 साल से, तो आंसर आएगा 90,000 पर ईयर। हर साल 90,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों। डेप्रिसिएशन इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन, ये एक इक्वल बंटवारा है किसका, ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। 10 लाख का नहीं, 9 लाख का। समझाया मैंने ऊपर डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है किसका, डेप्रिशिएबल अमाउंट का, किसकी, एसेट्स की, किस पर, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टाइम, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो एसेट्स की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाकर जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा उसको एसेट्स की लाइफ से डिवाइड करेंगे तो इक्वल अमाउंट लाइफ में उसकी स्प्रेड ओवर होगा, एलोकेट होगा, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसके बाद एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू क्या बच्चों, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल at the end of its useful life or expect to incur when settling a liability। यहां तक समझिएगा, एंटरप्राइज के रेस्पेक्टिव एसेट्स की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है। जब आप एक एसेट्स को परचेस करते हैं और एसेट्स को परचेस करने के बाद जब आपको पता चला कि इस एसेट्स की लाइफ 10 साल है, तो ये एसेट्स आने वाले 10 साल में जो आपको कमा कर देगी, जो इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, उसका आज डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एसेट्स आज आपने एक्वायर करी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आप इसे यूज करेंगे, तो जो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ये एसेट्स आपको कमा के देगी, एक एस्टिमेट लगाएंगे आप कि आने वाले 10 साल में हर साल ये एसेट्स कितना हमें फ्यूचर में कैश का फ्लो देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। उसका आप आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको प्लस कर देंगे। भाई इसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल में हर साल ये आपको कैश का फ्लो देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, तो 10 साल में जो 10 बार कैश का इनफ्लो होगा हर साल, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उनका टोटल, प्लस 10 साल बाद ये बिकेगी, और बिकेगी, अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 1 लाख रुपए की कबाड़ में बिकेगी, तो जो 1 लाख रुपए आएगा उसे लास्ट वाले 10वें साल के कैश फ्लो में प्लस करने के बाद हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकाली हमने, अगले 10 साल में जो कैश का इनफ्लो होगा इस एसेट्स की वजह से, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू, और 10 साल बाद जो उसका स्क्रैप वैल्यू होगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का जो सम अप है वो कहलाएगा इसका स्पेसिफिक वैल्यू। इट इज, देखो लिखा हुआ, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है किसका, ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का। कंपनी को जो मिलेगा, जो कंपनी उम्मीद करती है कि वो पैदा होगा फ्यूचर कैश फ्लो, किससे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट्स, एसेट्स को लगातार इस्तेमाल करने से। और कहां से आएगा कैश का फ्लो, एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और जब इस एसेट्स को इसकी लाइफ पूरी होने पर बेच दिया जाएगा, तो 10 साल में जो एसेट्स आपको कमा कर देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और 10 साल बाद जब ये कबाड़ में बिकेगी तो वहां से जो स्क्रैप अमाउंट आएगा, जो इसका रेजुरल वैल्यू होगा, जो उसको डिस्पोज करने से जो पैसा आएगा, वो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू का जो सम अप होगा, जो टोटल होगा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक वैल्यू। राइट बच्चों, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। इस लेक्चर में हम इन दो को और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लेक्चर की ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाली है, तो 1 आवर में से रोकेंगे। ये AS10 हम 2 क्लासेस में खत्म करेंगे, 2 लेक्चर में। इसका रीजन है कि प्योर थ्योरेटिकल है ये, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, जो क्वेश्चंस भी इसमें करने हैं वो भी थ्योरेटिकल हैं। देखिएगा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये बेसिकली एसेट्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एसेट्स का कैरिंग अमाउंट, आपको याद होगा कि अभी हमने कैरिंग अमाउंट डिस्कस किया था, यानी कि बुक वैल्यू, और वो क्या था,
एसेट्स की कॉस्ट में से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कैरिंग अमाउंट है, वो हुआ कैरिंग अमाउंट। तो ये फिर ग्रॉस क्या है? ग्रॉस का मतलब है कि दोनों को माइनस करने से पहले वाला अमाउंट। तो यार वो तो ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट आ गई। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वो है कि एसेट्स का कॉस्ट जिसमें से ना तो अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है और ना ही अभी तक उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस हुआ। देखिएगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, इट इज द कॉस्ट or other amount substituted for the cost in the books of account। या तो एसेट्स के लिए आपने कैश पे करा होगा या कोई और कंसिडरेशन दिया होगा, वो भी इसकी कॉस्ट है। आपने 10 लाख रुपए की एसेट्स ली और बजाय पैसा कैश में देने के अपनी कंपनी के शेयर से डिबेंचर्स इशू कर दिए 10 लाख के। तो ये जो आपने एसेट्स को एक्वायर करा, ये कैश के बदले में नहीं करा, इसके लिए कंसिडरेशन के नाम पर आपने क्या इशू करा? अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स। तो ये कह रहे हैं कि जो भी एसेट्स की कॉस्ट है, चाहे वो कैश में पे करी हो, चाहे वो किसी और कंसिडरेशन में आपने पे करी हो, विदाउट डिडक्टिंग, विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन, उसमें से मत घटाइएगा कुछ भी। विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन, कुछ भी माइनस करे बिना। क्या माइनस करे बिना? दो चीजें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ना तो आपने एसेट्स की कॉस्ट में से इंपेयरमेंट लॉस माइनस करा, ना डेप्रिसिएशन माइनस करा, ओरिजिनल अमाउंट है, तो इसी को कहते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। सेकंड इज 11th डेफिनेशन, इंपेयरमेंट लॉस। बच्चों मैंने आपसे कहा था इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है, ये AS 28। इसमें क्या होगा? जब आप एसेट्स को एक्वायर करते हैं, परचेस करते हैं, उसको यूज करते हैं, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसके बाद अब आप AS 28 लगाते हैं इंपेयरमेंट लॉस। इसमें आप एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। आगे डिस्कस होगा ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। आप AS 28 से जब एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अगर वो रिकवरेबल अमाउंट एसेट्स की बुक वैल्यू से कम है, जैसे मान लीजिए एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते 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 एसेट्स की बुक वैल्यू रह गई 5 लाख, फिर आपने AS 28 अप्लाई करा और वहां से रिकवरेबल अमाउंट का अमाउंट आया 4.5 लाख। अब ये बताइए कि डेप्रिसिएशन आपने आज तक का माइनस करा है, आज तक का करंट डेप्रिसिएशन घटाने के बाद एसेट्स की जो आज लेटेस्ट बुक वैल्यू है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 लाख रुपए है। लेकिन AS 28 कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, इसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 4.5 लाख है। तो आपको 5 लाख से 4.5 लाख करना पड़ेगा। एसेट्स की वैल्यू 50,000 से रिड्यूस करनी होगी, जबकि आपने अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। फिर भी आपको एसेट्स की वैल्यू को गिराकर रिकवरेबल के बराबर लाना होगा। ये जो 5 लाख से 4.5 लाख करा, ये जो 50,000 आपने कम करा, इसको कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। और ये AS 28 में डिटेल डिस्कशन है। एन इंपेयरमेंट लॉस, इट इज द अमाउंट बाय विच, ये वो अमाउंट है जिससे एक एसेट्स को उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू से भी कम किया जाएगा। इट इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट, बाय विच द कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू। इंपेयरमेंट लॉस वो अमाउंट है जिससे आप एसेट्स के कैरिंग अमाउंट को कम करेंगे, यानी कि अभी जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है, किससे? रिकवरेबल से। An impairment loss, it is the amount by which the carrying amount of an asset exceed, ज्यादा है its recoverable amount, उसके रिकवरेबल अमाउंट से। मैं लिख के समझाता हूं आपको इसको। देखिए मान लीजिए एक एसेट्स आपने 1 लाख रुपए की परचेस की थी, ठीक है। अब तक जो इस एसेट्स को आपने यूज करा, कई साल हो गए यूज करते हुए, आज इसकी जो बुक वैल्यू है ये इसकी कॉस्ट है बच्चों, लेकिन आज जो बुक वैल्यू है वो है इसकी 1 लाख वाली एसेट्स की 40,000, ये है बुक वैल्यू। आपने इस पर AS 28 अप्लाई करा तो रिकवरेबल अमाउंट कितना आया? वो आया 32,000, यह है रिकवरेबल अमाउंट। अब यहां पर क्या है देखिएगा, आपने क्या पढ़ा कि इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है कि एक अमाउंट है जो कैरिंग अमाउंट, इट इज द अमाउंट बाय विच, ये एक अमाउंट है जिससे कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू एसेट्स की एक्सीड, ज्यादा है। किससे ज्यादा है? रिकवरेबल अमाउंट से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू 40,000 है और रिकवरेबल अमाउंट है 32,000, तो यहां पर जो इंपेयरमेंट लॉस होगा बच्चों वो 40 - 32, 8,000 इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। एसेट्स को आपको 8,000 से रिड्यूस करना होगा और एसेट्स को लेकर आना होगा आपको 32,000 पे, और ये जो 8,000 से अपने एसेट्स की वैल्यू कम करी, दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। राइट बच्चों, देखिएगा आगे।
मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था, रिकवरेबल अमाउंट। अब डिस्कस करेंगे बच्चों रिकवरेबल अमाउंट। एस 28, एस 28 जब हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमने डिस्कस करा कि इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है तो बुक वैल्यू को कम करके रिकवरेबल के बराबर लाओ। और ये जो बुक वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे बिना डेप्रिसिएशन लगाए, डेप्रिसिएशन तो लगा वो अलग है, उसके बाद फिर वैल्यू दोबारा से कम कर रहे हैं, तो ये इंपेयरमेंट लॉस है एस 28। और हम जब एसेट्स की बुक वैल्यू को कम करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं? रिकवरेबल अमाउंट से। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या बच्चों? रिकवरेबल अमाउंट इट इज, recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and its value in use। ये दो बातें अलग अलग देखिएगा आप, assets net selling price और value in use, ये दो अमाउंट कैलकुलेट होते हैं। एक तो एसेट्स का एस 28 कैसे लगता है, हम जिस एसेट्स पर एस 28 लगाएंगे वहां कैसे इसको अप्लाई करेंगे? हम एसेट्स का देखेंगे कि जो एसेट्स है हमारे पास, अगर आज हम उसको बेच दें तो उसको बेच के नेट अमाउंट कितना हमको मिलेगा, उसे कहते हैं नेट सेलिंग प्राइस। मान लीजिए जो एसेट्स हमारे पास है इसको अगर हम आज मार्केट में बेचें और ये बिक सके, मान लीजिए 45,000 की एसेट्स को अगर हम आज बाजार में सेल कर दें तो बाजार में इसकी कीमत है 45,000, लेकिन इसको बेचने में हमारे 1,000 रुपये 1,000 रुपीज़ हमारा और खर्चा हो जाएगा। तो एसेट्स को हम बेच पा रहे हैं 45,000 में, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल से बेचने में जो खर्चा होगा वो 1,000 है। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। एसेट्स को अगर हमने आज मार्केट में बेचा तो हमें मिलेगा 45,000, लेकिन बेचने में जो खर्च होगा वो है 1,000, तो नेट कितना मिलेगा? 44,000। जो 44,000 नेट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। तो एसेट्स का पहले नेट सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा, जो मेरे एग्जांपल में 44 है, ये आ गया नेट सेलिंग प्राइस 44,000। इसके बाद हम निकालेंगे इट्स वैल्यू इन यूज। बच्चों वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज स्पेसिफिक वैल्यू जो हमने डिस्कस करा था अभी। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि जो एसेट्स आपके पास है ये अपनी बची हुई लाइफ में जो भी आपको कमा कर देगी, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, एसेट्स अपनी आगे की बची हुई लाइफ में हर साल जो कैश का फ्लो देगी उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, और जो लास्ट ईयर उसमें स्क्रैप वैल्यू भी जोड़ा जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, वैल्यू इन यूज का मतलब है कि एसेट्स पर जिस दिन एस 28 आप अप्लाई कर रहे हो, वहां से लेकर जो एसेट्स की आगे की बची हुई लाइफ है, मान लो 4 साल 5 साल जो भी लाइफ बची हुई है, उन 5 सालों में एसेट्स जो भी कैश का इनफ्लो देगी, कमा के देगी, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसका जो सम टोटल होगा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। और एज्यूम करो बच्चों जो वैल्यू इन यूज है वो आया है 47,000। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? नेट सेलिंग प्राइस है 44, जबकि एसेट्स हमें कमा कर देगी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 47। इन दोनों में 47 बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट। और इस रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है बच्चों? इस रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन होगा एसेट्स के कैरिंग अमाउंट उसकी बुक वैल्यू से, और पता चला कि एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो है 50,000। ये बुक वैल्यू है। एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में नजर आ रही है 50,000 पर। रिकवरेबल अमाउंट हमने निकाल लिया। रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो चीजें देखी, एक तो 44,000 क्या है, ये नेट सेलिंग प्राइस के एसेट्स को बेचकर नेट अमाउंट कितना मिलेगा 44, और एसेट जो फ्यूचर में कमा के देगी उसकी आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है 47,000 है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट तो आ गया 47,000। अब इसको कंपेयर करेंगे एसेट्स की बुक वैल्यू, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स कितने की नजर आ रही है, वो है 50,000। अब यहां पर देखिएगा जो कैरिंग अमाउंट है एसेट्स का, जो एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है बुक वैल्यू ज्यादा है, और जो एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है। तो एसेट्स के बुक वैल्यू को हमें रिड्यूस करना होगा। कितने से? 50,000 बुक वैल्यू है, 47,000 रिकवरेबल है, तो हम 50,000 में से 47,000 को माइनस करेंगे, और जो 3,000 का हमें लॉस होगा, एसेट्स की वैल्यू को हम 3,000 से रिड्यूस करेंगे। ये कहलाता है बच्चों इंपेयरमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंपेयरमेंट लॉस। 3,000 एसेट्स को 50,000 से रिड्यूस करके 47,000 पे लाना होगा। 3,000 से जो वैल्यू रिड्यूस होगी, दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है बच्चों, तो रिकवरेबल अमाउंट डिस्कस कर लिया हमने।
इसके बाद यूजफुल लाइफ, फोर्थ डेफिनेशन है यूजफुल लाइफ। सबको मालूम है एसेट्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, एसेट्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। मान लीजिए हमने एसेट्स परचेस करी और जहां से एसेट्स को हमने परचेस करा, उन्होंने कहा कि एसेट्स जहां से हमने परचेस करी वहां हमने पूछा इसकी लाइफ कितनी है, तो सेलर ने कहा कि 10 साल इसकी लाइफ है, ये यूजफुल लाइफ कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। कई बार एसेट्स की लाइफ को इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ना देकर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड देखा जाता है कि ये एसेट्स अपनी पूरी जिंदगी में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो जो उसके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हैं, दिस इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ, राइट। इसके बाद देखिएगा अगली डेफिनेशन है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। दोबारा देखिएगा इसको, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये मैंने अभी जब एस 10 शुरू करा था तो स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि एसेट्स को हम, जो एस 10 है बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका जो प्रिंसिपल इश्यूज हैं उनमें एक प्रिंसिपल इशू था कि हम एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो बच्चों, रिकॉग्निशन का मतलब होता है एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में लेकर आना। अगर कोई मशीन हमारे पास है और वो वर्क नहीं करती, काम नहीं करती, यूजलेस है, बेकार है, कबाड़ है, वो हम उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो मशीन फैक्ट्री में होने के बावजूद बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही। देखो, अगर किसी भी एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना है, तो सबसे जो उसका जो क्राइटेरिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाने का, उस एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने का, वो है कि एसेट्स हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे, कमा कर दे, बाहर दूसरे लोगों की जेबों से पैसा निकालकर हमारी जेब में लाके डाल दे पैसा। इसका मतलब वो हमें कैश का इनफ्लो दे रही है, तब हम उस एसेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है, एसेट्स फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, कमा कर दे, दूसरा हम उस एसेट्स की जो वैल्यू है, उस एसेट्स की जो कॉस्ट है, उसे रिलायबली, विश्वसनीय तरीके से मेजर कर सकें। क्योंकि हम उस एसेट्स की वैल्यू नहीं पता लगा पा रहे, तो किस अमाउंट पे शो करेंगे बैलेंस शीट में। दो चीजें जरूरी हैं, एसेट्स तभी एसेट्स होगी जो वो फ्यूचर में कमा कर दे, और दूसरा उसका प्राइस कितना है, वैल्यू कितनी है जिस पर हम उसे मेजर करेंगे, वो हमें रिलायबली, कन्फर्मली और हमें विश्वसनीय तरीके से वो अमाउंट हमको मालूम हो जिस अमाउंट पे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। देखिएगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हम किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की किसी भी आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे बतौर एसेट्स के, कब, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब पहला वो हमें कमा कर दे। इट इज प्रोबेबल, इसकी हमें उम्मीद हो क्या, दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, कि ये एसेट्स हमें फ्यूचर में कमा कर देगी। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड, उस एसेट्स के साथ जो इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़े हुए हैं वो हमें मिलेंगे, कंपनी को कैश का इनफ्लो मिलेगा इस एसेट से। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, बाहर से पैसा कंपनी में अंदर की तरफ आएगा। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एसेट, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उस एसेट्स की जो कॉस्ट है जिस पर हम उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको हम रिलायबली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है कि हम एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लाएंगे, जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी। पहला, इस बात की एश्योरेंस हो कि ये एसेट्स हमें फ्यूचर में कमा कर देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। दूसरा, आज उसको हम जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे वो अमाउंट को हम तरीके से, एक रिलायबल तरीके से, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली, सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ उस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर पाए जिस अमाउंट पे हमें इस एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करना है। ये जो एस 10 हम डिस्कस कर रहे हैं प्योर थ्योरेटिकल है। हमने अभी तक इसमें जो डिस्कस करा, वो जो लास्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस करा, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आपने देखा इसमें 1 + 1 = 2, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है ये। अब इसके बाद हम इसमें जो बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोर देन 1 आवर का ये लेक्चर हुआ, प्योर थ्योरेटिकल है। एस 10 आप देखें, स्टडी मटेरियल में इसकी पूरी थ्योरी दे रखी है, हमने वही डिस्कस की है क्लास में, और इसका जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू सो मच दोस्तों।